326 ईसा पूर्व की सुबह झेलम नदी का किनारा तलवारों और भाले की गूंज से इतिहास बदलने वाला था। चारों तरफ युद्ध नगाड़ों की गड़गड़ाहट, सैनिकों की तैयारियों की हलचल और आने वाले संघर्ष की आहट। नदी के एक किनारे पर खड़ा था विश्व विजेता सिकंदर, मैसेडोनिया का वो शासक जिसने फारस, मिस्र और मेसोपोटामिया को अपने घोड़ों की टापों तले रौंद डाला था। दूसरी ओर था पोरस, पौरव साम्राज्य का राजा, जिसके युद्ध हाथियों की चिंगाड़ और सैनिकों की गर्जना ने मैदान को हिला रखा था। चारों तरफ धूल का गुबार, हथियारों की चमक और युद्ध की आहट। ये केवल दो सेनाओं की भिड़ंत नहीं थी, ये इतिहास का वो पल था जो भारत की सीमा पर सिकंदर के अभियान का भविष्य तय करने वाला था। ये थी हाइडास्पेस की लड़ाई, जिसे हम आज झेलम की लड़ाई के नाम से जानते हैं। सिकंदर, जिसे विश्व इतिहास में सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है, 336 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया की गद्दी पर बैठा था। उसने अपने पिता फिलिप द्वितीय की विरासत को आगे बढ़ाते हुए एक के बाद एक साम्राज्यों को जीता। फारस का विशाल साम्राज्य, जिसे डायरियस तृतीय ने संभाला था, सिकंदर के सामने घुटने टेक चुका था। अब उसकी नजरें भारत पर थी, उस रहस्यमयी भूमि पर जिसके बारे में यूनानी कथाएं सुनाते थे। सिकंदर ने अपने अभियान को भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं तक लाया, जहां उसने कई छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन कर लिया। लेकिन अब उसके सामने था पौरव साम्राज्य का राजा पोरस, जो अपनी विशाल सेना के साथ झेलम नदी के किनारे एक दीवार की तरह खड़ा था। राजा पोरस का साम्राज्य आज के आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में झेलम और चिनाब नदी के बीच बसा था। पोरस एक ऐसा शासक था जिसने न केवल अपनी ताकत से बल्कि अपने साहस और रणनीति से भी ख्याति कमाई थी, और अब वो सिकंदर की राह में सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला था। सिकंदर की सेना ने पहले ही लंबा सफर तय किया था। मैसेडोनिया से भारत तक उसके सैनिक 10 सालों तक युद्ध लड़ने की वजह से थक चुके थे, लेकिन उनकी वफादारी और अनुशासन अटल था। दूसरी ओर पोरस की सेना स्थानीय थी, जो अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपने राजा के लिए लड़ने को तैयार थी। पोरस को अपने युद्ध हाथियों पर गर्व था, जो भारत की युद्ध कला का सबसे भयानक हथियार माने जाते थे। सिकंदर के लिए यह पहला मौका था जब उसे ऐसी सेना का सामना करना था जिसमें विशाल हाथी शामिल थे। युद्ध से पहले सिकंदर ने अपने जासूसों को भेजा, जिन्होंने पोरस की सेना की ताकत और उसकी रणनीति की जानकारी दी। पोरस ने झेलम नदी के किनारे अपनी सेना को तैनात किया था, जिसका फायदा यह था कि सिकंदर की सेना को झेलम नदी पार करनी पड़ती, जो बारिश के मौसम में उफान पर थी और जिसे पार करना जोखिम भरा कदम हो सकता था। 326 ईसा पूर्व की गर्मियों में झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पोरस की सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुई। सिकंदर की सेना में लगभग 40 से 45 हजार सैनिक थे, तो दूसरी ओर पोरस की सेना में 50 हजार से 55 हजार सैनिक थे। पोरस स्वयं मुख्य मोर्चे में एक विशाल युद्ध हाथी पर सवार था। पोरस की सेना में भारी कवच में 200 युद्ध हाथी शामिल थे और इन पर सवार योद्धा तीर और भाले फेंकते थे। सिकंदर को इस बात का अंदाजा था कि सीधा हमला पोरस के हाथियों के सामने आत्मघाती होगा, इसलिए उसने एक चालाक रणनीति बनाई। सिकंदर ने रात के अंधेरे में अपनी सेना का एक हिस्सा 27 किलोमीटर दूर नदी के ऊपरी हिस्से में ले जाकर पोरस को भ्रमित करने की योजना बनाई। उसने अपने सेनापति क्रैटरस को मुख्य शिविर में छोड़ दिया, ताकि पोरस को लगे कि सिकंदर की पूरी सेना अभी भी नदी के उस पार है और वो खुद अपनी 5000 घुड़सवार टुकड़ी और 6000 पैदल सैनिकों के साथ झेलम नदी पार करने लग गया। बारिश ने नदी को उफान पर ला दिया था, लेकिन सिकंदर ने एक उथला हिस्सा पता लगाया और अपनी सेना को नदी पार करा लिया। जब पोरस को इसकी खबर मिली तो उसने अपने बेटे को 2000 घुड़सवारों और 120 रथों के साथ सिकंदर को रोकने भेजा, लेकिन सिकंदर की घुड़सवार सेना ने इस टुकड़ी को आसानी से हरा दिया। अब पोरस को समझ आ गया कि सिकंदर का मुख्य हमला नदी के इस पार से होगा। उसने अपनी पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया और मैदान में उतर गया। पोरस ने अपनी सेना को इस तरह तैनात किया। दाएं फ्लैंक पर स्पिटैकस और बाएं फ्लैंक पर पौरवा सेनापति थे, जो घुड़सवार टुकड़ियों की कमान संभाल रहे थे और तेजी से हमला करने में माहिर थे। बीच के मोर्चे में पैदल सेना थी, जो भाले, तलवार और ढाल से लैस थी। पोरस स्वयं
मुख्य मोर्चे के सामने एक विशाल युद्ध हाथी पर सवार था, जहां 200 भारी कवचधारी युद्ध हाथी तैनात थे, जिन पर सवार योद्धा तीर और भाले फेंकते थे और रथ सहायक भूमिका निभाते थे। जब सिकंदर ने देखा कि पोरस के युद्ध हाथी उसकी पैदल सेना के लिए सबसे बड़ा खतरा है, तब उसने अपनी रणनीति को घुड़सवारों पर केंद्रित किया, जो गति और अचानक हमले में माहिर थे। सिकंदर स्वयं दाएं फ्लैंक पर हल्के घुड़सवारों के साथ तैनात था, जिसका मकसद पोरस के बाएं फ्लैंक पर तेजी से हमला करके भ्रम पैदा करना था। बाएं फ्लैंक में घुड़सवार टुकड़ी की कमान कोनस को दी गई। बीच के मोर्चे में सेल्यूकस की कमान में फैलेंक्स और हल्के पैदल सैनिक तीरंदाजों और भाले फेंकने वालों के साथ पोरस के युद्ध हाथियों को सामने से रोकने के लिए तैयार थे। युद्ध का बिगुल बजते ही सिकंदर ने अपने दाएं फ्लैंक, जहां वो स्वयं हल्के घुड़सवारों के साथ तैनात था, उसने घुड़सवार तीरंदाजों को पोरस के बाएं फ्लैंक पर हमला करने के लिए भेजा। ये तेजी से तीर बरसाते हुए पोरस की घुड़सवार सेना को ललकारने लगे। जैसा सिकंदर ने योजना बनाई थी, पोरस की घुड़सवार सेना भड़क उठी और सिकंदर के दाएं फ्लैंक पर हमला करने के लिए दौड़ी। तभी कोनस, जो बाएं फ्लैंक पर हल्के घुड़सवारों और कंपेनियन कैवेलरी के साथ तैनात था, उसने पिंसर मूवमेंट के तहत चक्कर काटकर पोरस की घुड़सवार सेना पर पीछे से हमला कर दिया। इस अचानक हमले ने पोरस की घुड़सवार सेना को तहस नहस कर दिया। ये देखकर पोरस ने अपने कुछ युद्ध हाथियों को सिकंदर के दाएं फ्लैंक पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन सिकंदर की तेज घुड़सवार सेना चतुराई से हट गई। अब पोरस, जो स्वयं एक विशाल युद्ध हाथी पर सवार था, अपनी पूरी सेना और युद्ध हाथियों के साथ सिकंदर के बीच की फैलेंक्स पर धावा बोल दिया। शुरू में पोरस के हाथियों ने सिकंदर की पैदल सेना पर कहर बरसा दिया, लेकिन जल्द ही फैलेंक्स ने अपने लंबे भालों से हाथियों की सूंड काटकर और उनकी आंखों पर निशाना साधकर जवाब दिया। इस बीच सिकंदर की घुड़सवार सेना ने पोरस की सेना के बाएं फ्लैंक पर और कोनस ने दाएं फ्लैंक पर तीरों, भालों और लैंसर्स के साथ हमला किया। घायल और भयभीत हाथी बेकाबू होकर पोरस की अपनी पैदल सेना को रौंदने लगे, जिससे उनकी सेना में अफरा तफरी मच गई। इस अराजकता में पोरस के कई सैनिक मैदान छोड़कर भागने लगे। तब तक क्रेटरस ने भी नदी पार कर ली थी और भागते हुए सैनिकों को तहस नहस कर भारी नुकसान पहुंचाया। कई घंटों तक चले इस युद्ध में पोरस ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। वो स्वयं एक विशाल हाथी पर सवार था और अपने सैनिकों को प्रेरित कर रहा था, लेकिन सिकंदर की अनुशासित सेना और उसकी चतुर रणनीति के सामने पोरस की सेना टिक नहीं पाई। जब युद्ध समाप्त हुआ तो मैदान पर हजारों सैनिकों की लाशें बिखरी थीं। यूनानी स्रोतों के अनुसार पोरस की सेना ने लगभग 10,000 से अधिक सैनिक खोए, जबकि सिकंदर की सेना को लगभग 1,000 से 1,200 सैनिकों का नुकसान हुआ, लेकिन यह तुलनात्मक रूप से कम था। युद्ध के बाद सिकंदर ने आदेश दिया कि घायल पोरस को उसके सामने पेश किया जाए। कहा जाता है, जब सिकंदर ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने जवाब दिया, एक राजा की तरह। इस जवाब से प्रभावित होकर सिकंदर ने न केवल पोरस को उसका राज्य वापस दिया, बल्कि उसे अपने अधीन एक गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। ये निर्णय केवल सम्मान का नहीं, बल्कि व्यावहारिक राजनीति का भी था। सिकंदर जानता था कि विशाल भारत को जीतने के लिए उसे स्थानीय सहयोग की भी आवश्यकता पड़ेगी। हाल के वर्षों में कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने, जैसे भारतीय लेखक मनोज श्रीवास्तव ने दावा किया है कि झेलम की लड़ाई में सिकंदर ने पोरस को नहीं हराया, बल्कि यह एक गतिरोध या पोरस की नैतिक जीत थी। क्योंकि सिकंदर की सेना को भारी क्षति हुई, पोरस को उसका राज्य वापस दे दिया गया और सिकंदर को आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटना पड़ा। वे तर्क देते हैं कि यूनानी स्रोतों में अतिशयोक्ति है, जबकि भारतीय स्रोतों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। दूसरी ओर प्राचीन यूनानी इतिहासकारों के प्रामाणिक स्रोत, जैसे अरियन, जो समकालीन लेखकों टॉलमी और एरिस्टोबुलस पर आधारित थे, और प्लूटार्क स्पष्ट रूप से सिकंदर की निर्णायक विजय का वर्णन करते हैं। अरियन अपनी एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर में लिखते हैं कि सिकंदर ने नदी पार करके पोरस की सेना को घेरा, हाथियों के बावजूद जीत हासिल की और पोरस को बंदी बनाकर बाद में सम्मान से राज्य वापस लौटा दिया। प्लूटार्क इसे सिकंदर का सबसे कठिन युद्ध मानते हैं, लेकिन विजय को अटल बताते हैं। ये स्रोत समकालीन दस्तावेजों और पुरातात्विक साक्ष्यों से मेल खाते हैं, जो यूनानी प्रभाव को दर्शाते हैं। इस प्रकार, जबकि आधुनिक बहस रोचक है, यूनानी खाते इस लड़ाई को सिकंदर की सामरिक सफलता के रूप में स्थापित करते हैं। युद्ध के बाद सिकंदर ने अपनी सेना को कुछ समय विश्राम दिया, लेकिन उसकी सेना अब थक चुकी थी। लगातार 10 वर्षों की लड़ाइयों, दूर देश की कठिन परिस्थितियों और नंद साम्राज्य की विशाल सेना और असंख्य हाथियों की अफवाहों ने सैनिकों का मनोबल गिरा दिया था।
जब सिकंदर ने गंगा के मैदानों की ओर आगे बढ़ने का आदेश दिया तो उसकी सेना ने विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने साफ कहा कि वे अब और आगे नहीं लड़ना चाहते। सिकंदर के सेनापति कोनस ने उसे समझाया कि फिलहाल सैनिक थक चुके हैं, लेकिन भविष्य में वो और बड़ी सेना के साथ भारत लौट सकते हैं, और अंततः सिकंदर को भारत से लौटने का निर्णय लेना पड़ा। लौटते समय उसने अपने सेनापतियों को उत्तर पश्चिमी भारत में छोड़ दिया, जिनमें सेनापति फिलिप आराकोसिया और गांधार के सैट्रप बने और यूटेडिमस को पंजाब क्षेत्र का प्रबंधक बनाया गया। ये सेनापति नंद साम्राज्य यानी मगध के खिलाफ युद्ध लड़ते रहे, लेकिन 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें हराकर इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। हाइडेस्पेस का युद्ध इतिहास में सिकंदर की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक माना जाता है। ये युद्ध ये दिखाता है कि पोरस जैसी स्थानीय शक्तियां न केवल संगठित थीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी सक्षम थीं। वहीं सिकंदर की जीत ने यह साबित किया कि अनुशासन, रणनीति और नेतृत्व अनुभव किसी भी युद्ध में निर्णायक हो सकते हैं।